नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 करोड़ किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की 10वीं किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की 23 परियोजना का शुभारंभ किया। कहा, ये दशक उत्तराखंड का है। जीएसटी परिषद की आज की बैठक में शुल्क दरें युक्तिसंगत बनाने संबंधी राज्य के मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा, सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में समय पर विधानसभा चुनाव कराने के पक्ष में। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। केंद्र सरकार कोविड वैक्सीन के एहतियाती डोज के लिए एसएमएस के जरिए सूचना देगी। भारत बायोटेक ने कहा, कोवैक्सीन बच्चों के लिए चरण 2 और चरण 3 के अध्ययन में सुरक्षित। और दुबई में अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला श्रीलंका से। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं नवीन सक्सेना। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की 10वीं किस्त जारी करेंगे। 10 करोड़ किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि अंतरित की जाएगी। श्री मोदी 351 कृषक उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी करेंगे, जिससे 1,24,000 से अधिक किसानों को लाभ पहुंचेगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री कृषक उत्पादक संगठनों के साथ वार्तालाप करेंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार राज्य के विकास पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर रही है। हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री ने कल कहा कि इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए सरकार पर्यटन की सुविधाओं के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अब हल्द्वानी में पानी, सीवरेज, सड़क, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट सभी जगह पर अभूतपूर्व सुधार होगा। इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए तेज गति से ऐसे ही विकास कार्यों पर अनेक काम करने की जरूरत पर हमने जोर दिया है। और जब मैं कहता हूं कि उत्तराखंड का दशक है, तो ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। ये जब मैं कह रहा हूं तो उसकी बहुत सारी वजह उत्तराखंड के लोगों का सामर्थ्य इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारें राज्य के विकास की आवश्यकताओं और जनता की अनदेखी किया करती थीं। यहाँ के सैकड़ों गांवों की कितनी पीढ़ियां अच्छी सड़कों के अभाव में, अच्छी सुविधाओं के अभाव में ये हमारा प्यारा उत्तराखंड छोड़ करके कहीं और जाकर के बस गए। आज मुझे संतोष है कि उत्तराखंड के लोग उनका कच्चा चिट्ठा खोल चुके हैं, उनका सच जान चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि दिल्ली और देहरादून में सरकारें सेवाभाव से कार्य कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के लोग राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने बच्चों को समर्पित करने वाली कुमाऊं की बहादुर माताओं को भूल गए। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन और टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन जैसी परियोजनाएं भी शीघ्र बनाई जाएंगी।
हमने न सिर्फ टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड पर काम किया, बल्कि लीपू लेक तक की भी सड़क बनाई और इस पर आगे भी विस्तार कार्य चल रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को लेकर ये उत्तराखंड विरोधी नए भ्रम फैला रहे हैं। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा आधार है और इसलिए हो रहा है ताकि इस रेल लाइन पर जल्दी से जल्दी काम शुरू हो सके। आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल रूट बन रहा है, कल टनकपुर बागेश्वर रूट भी ऐसे ही बनेगा। मेरे उत्तराखंड के भाइयों और बहनों, ये शिलान्यास के ये पत्थर मात्र नहीं है, ये वो संकल्प शिलाएं हैं जो डबल इंजन की सरकार सिद्ध करके दिखाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश को विश्व गुरु बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जीएसटी परिषद की आज बैठक होगी, जिसमें अन्य बातों के अलावा दरों को युक्तिसंगत बनाने पर राज्यों के मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। समिति ने विपरीत शुल्क संरचना के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं की समीक्षा भी की है। इसके अलावा राज्यों और केंद्र के कर अधिकारियों से बनी फिटमेंट समिति ने मंत्रियों के समूह को कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं, जो स्लैब और दरों में परिवर्तन तथा मुक्त सूची से कुछ वस्तुओं को बाहर करने से संबंधित हैं। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में 2022-23 के बजट से पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अधिकतर प्रतिभागियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महामारी के दौरान मदद, ऋण सीमा में वृद्धि और लगातार ऋण प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। प्रतिभागियों ने बजट भाषण में शामिल करने के लिए वित्त मंत्री को कई सुझाव भी दिए। श्रीमती सीतारामन ने सुझाव और विचार व्यक्त करने के लिए सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया और उनके सभी प्रस्तावों पर विचार करने का भरोसा दिलाया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव समय पर कराने के पक्ष में हैं। मतदान की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य की 3 दिन की यात्रा के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए श्री चंद्रा ने कहा कि आगामी चुनाव में कोई विलंब नहीं होगा। उन्होंने बताया कि सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने निर्वाचन आयोग की टीम से भेंट की और कहा कि कोविड-19 से बचाव के नियमों का पालन करते हुए मतदान कराया जाना चाहिए। सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराए जाएं। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही रैलियों की संख्याओं को नियंत्रित करने की भी मांग की। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि घनी आबादी वाले पोलिंग स्टेशन को खुले स्थानों में किया जाए ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान संपन्न हो सके। श्री चंद्रा ने कहा कि मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी और महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए आयोग ने 11,000 अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाने का निर्णय किया है। इससे मतदान केंद्रों पर भीड़ से बचने में मदद मिलेगी। कोविड को ध्यान में रखते हुए पहले जो हमारे बूथ थे वो 1500 लोगों के ऊपर एक बूथ बनाया जाता था। हमने इसको घटाकर 1250 कर दिया है और इसलिए ऑन एन एवरेज 860 लोग एक बूथ के ऊपर बनाए गए हैं। हमारे को 1,74,351 मतदान स्थल हैं और इसके बूथ हमारे जो बढ़ाए गए हैं वो 11,000 हैं। गृहमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। वो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना भी करेंगे। श्री शाह अयोध्या के राजकीय इंटर कॉलेज में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वो संत कबीर नगर में एक अन्य रैली को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता बरेली जिले के कुतुबखाना क्षेत्र में रोड शो का नेतृत्व करेंगे और बाद में वो पटेल चौक पर जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के बाहरी इलाके में कल रात सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने बताया है कि पंथा चौक पर मुठभेड़ स्थल से हथियारों और गोला बारूद सहित अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। आकाशवाणी से खास बातचीत में जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया कि कश्मीर घाटी में गोलीबारी में 3 अलग अलग घटनाओं में पिछले 36 घंटे के दौरान 9 आतंकवादी मारे गए।
पुलिस की बस पर अटैक हुआ था पंथा चौक जैवन के एरिया में, हम लोग अलग अलग इनपुट्स के ऊपर काम कर रहे थे और हमें पता चल गया था कि इस अटैक में कौन लोग शामिल। बेस्ड ऑन द इनपुट्स हम लोग भी 2 जगह पे इनकाउंटर हुए थे, कुलगाम में और अनंतनाग में, जिसमें 3 दहशतगर्द जैश ए मोहम्मद के मारे गए थे। दोनों में फॉरेन टेररिस्ट शामिल थे। आज भी पुलिस एक खास इतला के ऊपर सीआरपी टीम के साथ एक जगह पे ऑपरेशन के लिए गई थी जहां एनकाउंटर शुरू हुआ। उसमें 3 दहशतगर्द मारे गए हैं और उसमें एक वो दहशतगर्द भी शामिल है जो बस के अटैक में मेन अक्यूज्ड पाया गया था। इस तरीके से अभी तक जितने भी लोग पुलिस बस की अटैक में शामिल थे वो सब के सब न्यूट्रलाइज हो चुके। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 करोड़ किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की 10वीं किश्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की 23 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, ये दशक उत्तराखंड का है। जीएसटी परिषद की आज की बैठक में शुल्क दरें युक्तिसंगत बनाने संबंधी राज्य के मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा, सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में समय पर विधानसभा चुनाव कराने के पक्ष में। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। केंद्र सरकार कोविड वैक्सीन के एहतियाती डोज के लिए एसएमएस के जरिए सूचना देगी। भारत बायोटेक ने कहा, कोवैक्सीन बच्चों के लिए दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण में भी सुरक्षित पाई गई। और दुबई में अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला श्रीलंका से। बीते साल की खट्टी मीठी यादों को समेटकर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग 31 दिसंबर की रात 9:30 बजे प्रसारित करेगा कार्यक्रम वर्ष 2021 की एक झलक। इसे आप सुन सकते हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और अतिरिक्त मीटरों पर। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल और हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी उपलब्ध होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड टीके की एहतियाती डोज लगाना 10 जनवरी से शुरू होगा। मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार इसके लिए पात्र लोगों को एसएमएस भेजकर जानकारी देगी। भारत 10 जनवरी से अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बूस्टर डोज लगाना शुरू करेगा। भारत बायोटेक ने कहा है कि उसका कोविड रोधी टीका कोवैक्सीन 2 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों और किशोरों के लिए सुरक्षित पाया गया है। सरकार 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरों के टीकाकरण के लिए कोवैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी पहले ही दे चुकी है। भारत बायोटेक का यह बयान औषधि महानियंत्रक द्वारा 12 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोवैक्सीन टीके की मंजूरी दिए जाने के बाद आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में 26 दिसंबर से प्रतिदिन 10,000 कोविड रोगी सामने आ रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि संक्रमण में तेज वृद्धि के कारण कड़ी निगरानी की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि भारत में अब तक 961 ओमिक्रॉन मरीज सामने आए हैं। 26 दिसंबर ऑनवर्ड्स हमने केसेज में 10,000 से अधिक केसेज की संख्या नोट की है। इस कारण से हम सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जिस तरह से शार्प इंक्रीज पिछले 3-4 दिनों में नोट किया गया है, उसके तहत एक विजिलेंस की बहुत जरूरत है ताकि हम ओवरऑल अपने देश में इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकें। श्री अग्रवाल ने कहा कि भारत में लगभग 90% पात्र लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 1 अरब 44 करोड़ 45 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल शाम 7 बजे तक 59 लाख से अधिक टीके लगाए गए। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। ये मैच दुबई में भारतीय समयानुसार सुबह 11 बजे से खेला जाएगा। भारत ने कल दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। इससे पहले श्रीलंका ने पाकिस्तान को पराजित कर फाइनल में जगह बनाई थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि आज नववर्ष की पूर्व संध्या पर यात्रियों को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से रात 9 बजे के बाद बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
कल एक वक्तव्य में निगम ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कनॉट प्लेस और आसपास के क्षेत्रों में भीड़भाड़ को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। निगम ने यह भी बताया कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से आखिरी ट्रेन छूटने तक यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश की अनुमति होगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष वर्षांत श्रृंखला ये वर्ष कैसा रहा के अंतर्गत वर्ष 2021 की प्रमुख उपलब्धियों की झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम MSME क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया। इस वर्ष जनवरी में एक समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए कई प्रमुख कदम उठाए गए हैं। सालों से अटकी और लटकी योजनाओं को गति मिलने से सूरत जैसे हमारे शहरों को गति मिली, हमारे उद्योगों और खासकर छोटे उद्योगों MSMEs को एक आत्मविश्वास मिलता है कि वो दुनिया के बड़े बाजारों से कंपटीशन कर रहे हैं तो उनके पास बड़े देशों जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में इन छोटे उद्योगों के लिए और भी कई बड़े कदम उठाए गए। छोटे उद्योगों को संकट से बाहर निकालने के लिए एक तरफ हजारों करोड़ रुपए के आसान ऋण की व्यवस्था की गई है, वहीं दूसरी तरफ MSMEs को ज्यादा अवसर देने के लिए महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। सबसे बड़ा फैसला मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज के भेदभाव को खत्म किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में सरकार की औद्योगिक नीति और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं से यह क्षेत्र इस लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की वृद्धि विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करती है, जैसे बाजार तक पहुंच, उत्पादों की गुणवत्ता, समय पर ऋण की उपलब्धता और प्रौद्योगिकी का उन्नयन। इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए यह मंत्रालय कौशल विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहा है। कोविड के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए सरकार ने इस क्षेत्र का समर्थन करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई पहल की है। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सेकिया। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज हम स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण बल्लभ सहाय को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 31 दिसंबर 1898 को बिहार के शेखपुरा में हुआ था। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद कृष्ण बल्लभ आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। 1930 और 1934 के बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें 4 बार जेल जाना पड़ा। वाल्मीकि के रामायण, तू वैशाली का लोकतंत्र, तू बोधिसत्व के करुण
महावीर का शांति मन। जेल में वे अपने गुरु श्री कृष्ण सिन्हा से मिले। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में बड़े पैमाने पर शुरू किया गया और कृष्ण बल्लभ सहाय ने हजारीबाग में आंदोलन का नेतृत्व किया। तू आर्यभट्ट, तू कुंवर सिंह बलिदानी है, तू बापू की है कर्म भूमि, धरती का नंदन वन विहार। ब्रिटिश सरकार ने सभी नेताओं की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया और कृष्ण बल्लभ को हजारीबाग जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने 9 नवंबर 1942 को रामनंदन मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाब चंद गुप्ता और शालिग्राम सिंह के साथ जयप्रकाश नारायण को जेल से निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिणाम स्वरूप उन्हें कठोर कारावास के आदेश के साथ भागलपुर जेल भेज दिया गया। उन्होंने भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी काम किया। अब तू माथे का विजय तिलक, तू आँखों का मंजन विहार, मेरे भारत के। आजादी के बाद जब बिहार में अंतरिम सरकार बनी तो कृष्ण बल्लभ सहाय को राजस्व मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया। उन्हें 1952 में जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए देश में पहला अग्रणी कानून लिखने और भूमि सुधारों में प्रमुख भूमिका निभाने का श्रेय जाता है। 5 मई 1974 को पटना से हजारीबाग जाते समय एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। इस महान आत्मा को हमारी श्रद्धांजलि। 31 दिसंबर स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता राजनारायण की पुण्यतिथि भी है। उनका जन्म 23 नवंबर 1917 को वाराणसी में हुआ था। राजनारायण छात्र जीवन से ही सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय हो गए थे। वे 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बने और एक स्कूल तथा श्रमिक संगठन की स्थापना में मदद की। उन्होंने 1939 से 1944 तक छात्र संघ की राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में भी काम किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजनारायण छात्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्होंने वाराणसी तथा उसके आसपास विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 28 सितंबर 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया और 1945 तक जेल में रखा गया। जब देश आजाद हुआ, राजनारायण सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। वे आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के करीबी थे। वे 1966 में सोशलिस्ट पार्टी से राज्यसभा के सदस्य बने। राजनारायण ने जनता पार्टी सरकार के दौरान स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी सेवाएं दी। 31 दिसंबर 1986 को 69 साल की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। 31 दिसंबर तमिल पत्रकार टी.एम. चिदम्बरा रघुनाथन की भी पुण्यतिथि है, जिन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने पर जेल भेजा गया था। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में शीतलहर जारी रहने की संभावना है। कोलकाता में हल्का कोहरा और चेन्नई में बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में जम्मू में आसमान साफ रहेगा। लेह, किलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, आइजॉल, कोहिमा, ईटानगर, शिलंग और गंगटोक में बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी के आसार हैं।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी नवीन, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को आज के सभी समाचार पत्रों ने अपनी पहली सुर्खी बनाया है। दैनिक भास्कर लिखता है, दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड, बिहार में थर्ड वेव। जनसत्ता ने सुर्खी दी है, कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, संक्रमण 13,000 पार। अमर उजाला ने अपने पहले पन्ने पर दिया है, देश में 1,000 से अधिक ओमिक्रॉन से संक्रमित, दिल्ली समेत 8 राज्यों को हिदायत, तुरंत करें सख्ती। नवभारत टाइम्स ने सुर्खी बनाई है, दिल्ली में कोरोना के आधे मामले ओमिक्रॉन के, बिना यात्रा के भी हुआ संक्रमण। उत्तराखंड को 17,500 करोड़ की सौगात, लोकसत्ती की सुर्खी है। पत्र लिखता है, प्रधानमंत्री ने 14,127 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और 3,420 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया। विरोध के बीच नागालैंड में सशस्त्र बल अधिनियम अफस्पा को 6 महीने और बढ़ाने की सरकार की घोषणा, जनसत्ता की पहली खबर है। पत्र लिखता है, सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया। साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा और अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा दैनिक ट्रिब्यून सहित सभी अखबारों में है। उत्तर भारत में 2 जनवरी से भीषण शीतलहर की चेतावनी भी सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। पारा 4 डिग्री तक गिरने के आसार। दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने पर बॉटम में दिया है, गेमिंग की लत शॉपिंग और नशे से भी खतरनाक। WHO ने भी इसे बीमारी माना। जिंदगी बर्बाद हो रही हो तब भी लोग इसी में डूबे रहते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 करोड़ किसानों के खातों में वित्तीय लाभ की 10वीं किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की 23 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, यह दशक उत्तराखंड का है। जीएसटी परिषद की आज की बैठक में शुल्क दरें युक्ति संगत बनाने संबंधी राज्य के मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा, सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में समय पर विधानसभा चुनाव कराने के पक्ष में। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए और दुबई में अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला श्रीलंका से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।